ठीक है। तो हम यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे अभी ब्लैक स्मिथ का एग्जांपल लिए, पटाखा का आवाज लिए, ठीक है, जिसको अगर और जानना है आओ प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे दिस, हाँ ठीक, जब दिस इंडिकेट दैट साउंड डज नॉट रीच अस इंस्टेंटेनियसली, उसी वक्त नहीं पहुंचता, साउंड को पहुंचने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साउंड का और लाइट का स्पीड सेम। कौन ज्यादा तेज है? लाइट। और कौन धीरे है? साउंड है। समझ में आ गया? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव साउंड से लाइट से साउंड का स्पीड क्या है? ज्यादा है। ठीक है, लाइट का स्पीड साउंड से क्या है? ज्यादा है। This indicates that sound does not reach us instantaneously, but it travels in a medium with a finite speed and it takes some time to reach us from the place where it is produced. कोई दिक्कत है इसमें? The speed of sound in a medium depends on the following two factors. तो हम लोग पढ़े थे requisites of a medium. How the medium must be? The medium must be elastic. इलास्टिक का होने से क्या फायदा होता है गौतम? कि वो अपने ओरिजिनल प्लेस में क्या होता है? वापिस आ जाता है। कौन? एयर पार्टिकल्स का बात कर रहे हैं। अभी हम बोल रहे हैं, कृष्णा सुन रहा है, हर्षित सुन रहा है, पीछे बैठा केशव सुन रहा है, गौतम सुन रहा है, सब बच्चा यहाँ पे सुनाई दे रहा है सबको। ठीक है, तो मेरे पीछे भी कोई बैठेगा उसको भी सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड जो है क्या हो रहा है? इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है? मीडियम हम लोग के बीच में एयर है। मीडियम कौन है? एयर। तो एयर का पार्टिकल आगे जाता है, फिर दूसरे पार्टिकल को धक्का मारता है और वो वापिस अपने पोजीशन पे आ जाता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। दूसरा बात है डेंसिटी। तो तुम लोग सब जानते हो डेंसिटी जो होता है यहाँ पे किसका ज्यादा होता है? सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड का। तो दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है? डेंसिटी। क्या रिलेशन है भैया? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी का स्क्वायर रूट, और दूसरा चीज क्या है यहाँ पे? डेंसिटी। अब हम तुमको यहाँ पे एक नया बात बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को पता चलेगा क्या? द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर, द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम और द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये क्लास 10th में फिर पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, वहां पे एक्सप्लेन नहीं करेगा जितना यहाँ किया है, वहां पे इसी का काम यूज वहां पे आएगा। तो इसको ध्यान देना थोड़ा सा। तो क्या लिखता है? द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम इज गिवन बाय द रिलेशन v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई बाई बी। कैसे लाए भैया रिलेशन? हम लोग देखे कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई है। हम लोग देखे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है? डेंसिटी। दोनों को कंबाइन कर दिए। याद करो बॉयल्स अंकल, चार्ल्स अंकल भी तो ऐसे ही कुछ कर रहे थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को जोड़ दिए, क्या आ गया यहाँ पे? ये आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ई बाई रो का अंडर रूट। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, ये रिलेशन तेरे सामने है स्क्रीन पे और बुक में। वेयर इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये क्या है? ठीक है, यहाँ पे दो चीज होता है, दो केस में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन केस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, किसके केस में बुलाते हैं? सॉलिड के। यही ई को हम लोग सॉलिड के केस में क्या बुलाते हैं? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका नाम क्या दिया गया है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर तुम्हारा फ्लूइड्स होता, दैट इज लिक्विड एंड गैस, तब हम लोग उसको क्या बुलाते हैं? बल्क मॉड्यूलस बुलाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ फ्लूइड्स। कोई दिक्कत है? मतलब अब जब सॉलिड का जब बात करोगे तो उसको क्या बुलाना है एक ही चीज। सॉलिड का बात करेंगे तो उसको बुलाएंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाहर बोलते मतलब अगर हम लोग बात करेंगे फ्लूइड्स का तो क्या बुलाएंगे उसको? बल्क मॉड्यूलस बुलाएंगे। समझ में आ गया? बस यही है। एंड डी मतलब रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, अब आता है कि यहाँ पे एक नया चीज और इम्पोर्टेंट चीज तुम लोग, हम सजेस्ट तुमको करेंगे ये चीज जैसे भी हम लिखेंगे, तुम लोग भी अपने अपने कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में तुम लोग को ये चीज पूछा जाएगा। कैसे लिख के आना है कि तुमको प्रॉब्लम ना हो, तो हम तुमको ये चीज लिखवा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लो अपने कॉपी में। ये आता ही हर बार, चाहे तुमसे न्यूटन असम्पशन पूछा जाएगा या लैपलेस। बस तुम्हारा इस सिलेबस में अगर ये पार्ट काटा नहीं गया है तो तुम लोग को ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम तुमको बताएंगे न्यूटन गलत थे। न्यूटन जो है वो गलत थे। ये एक्सप्लेनेशन से तुमको ये पता चलेगा न्यूटन भी गलत थे। तो क्या गलती किए थे और उसका करेक्शन कौन किया था? वो है लैपलेस। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या चीज निकाले थे? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तुम लोग पढ़ा था क्लास 6 में कि कोई भी चीज को हवा में नहीं बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है, सत्यम गधा है, हाँ हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन उसको प्रूफ करो। ठीक है, तो रिजल्ट उसका प्रूफ कर देगा, इस बात देख लेना। ठीक है,
तो यहाँ पे यही चीज है, तो तुम कोई हाइपोथेसिस देते हो तब जाके उसको क्या होता है, उसको थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों प्रूफ किया जाता है, तो तब जाके उसका वैल्यू आता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली और कॉपी में भी थ्योरेटिकली उसको प्रूफ करने पे तब जाके वो लॉ बनता है, जब जाके वो क्या बनता है, लॉ बनता है। ठीक है, कोई कुछ भी बोल देगा तो वो साइंटिस्ट नहीं बन जाएगा, उसको प्रूव कीजिए। तो अब यहाँ पे देखो न्यूटन क्या किया था। ठीक है, तुम लोग हेडिंग लगाओ सबसे पहले न्यूटन्स एजम्पशन। ठीक है, क्या हेडिंग लगाएंगे भैया, न्यूटन्स एजम्पशन। न्यूटन सबसे पहले लिखो, इसके नीचे मीडियम क्या लिया था, तो लिखो मीडियम में गैस। कौन सा मीडियम लिया था, गैस। तो न्यूटन क्या किया था, न्यूटन एज्यूम्ड व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन अ गैस द टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे तुम लोग देखो केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करता है तो लिखता है प्रेशर और टेम्परेचर, तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अभी हम यहाँ पे रूम में हम लोग का मान लेते हैं टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसा चेंज को हम लोग क्या बुलाते हैं, आइसोथर्मल चेंज। क्या बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इसके बाद टेम्परेचर को वो कांस्टेंट माना, टेम्परेचर को वो क्या माना, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको कौन सा चेंज बुलाते हैं हम लोग, आइसोथर्मल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इतना चीज लिख लो तुम लोग। अब इसके बाद देखो, तो यहाँ पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे तुम लोग लिख लो न्यूटन्स एजम्पशन, मीडियम क्या लिए, गैस लिए, और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया, तो ऐसा चेंज को हम लोग क्या बुलाते हैं, आइसोथर्मल। मतलब डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 लिखो। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, समझ गया ना, तो ये आइसोथर्मल कहता है। मतलब फाइनल टेम्परेचर भी 12 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर भी 12 डिग्री, 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, 0। ऐसा वर्ड से ध्यान रखना, आइसोथर्मल। ओके, ठीक है। अब इसके बाद चलो देखो वो क्या निकाले। फिर यहाँ पे लिखता है फॉर आइसोथर्मल चेंज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रेशर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके बाद, इसके बाद लिखेंगे कि ई किसके बराबर है, प्रेशर। अब यहाँ पे हम लोग किसका प्रेशर ले रहे, प्रेशर ऑफ गैस। यहाँ पे तो क्या आया, E इज इक्वल्स टू पी कर दिए, इज इक्वल्स टू क्या कर दिए, पी। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ऐसे ही लिखना इसके नीचे, V इज इक्वल्स टू ई बाई क्या पढ़े थे, रो पढ़े थे। V इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, अब E की जगह तो हम लोग क्या लिख दिए, P लिख दिए। अब P बाई क्या आ गया, रो आ गया। तो तुम लोग ये E के जगह P था, तो हम इसको E को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिए, P में कन्वर्ट कर दिए। क्या चीज में कन्वर्ट कर दिए, P में कर दिए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद अगर तुम लोग देखोगे तो हम तुमको P का वैल्यू बता रहे, जो तुम लोग अपने कॉपी में नोट करना। ठीक है, कॉपी में नोट करना, साइड में ये इसके नीचे खाली छोड़ दो, एक लाइन दे दो साइड में, और यहाँ पे P का वैल्यू नोट करो। P का वैल्यू तुमको क्या लेना है, ठीक है, डेंसिटी क्या लेना है, ये हम तुमको बताते हैं। तो हम लोग जो P का वैल्यू लेंगे वो हम लोग को बताओ, प्रेशर ऑफ गैस कितना पड़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना है। P नॉट कितना पड़ता था, याद करो, 101 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, यही ना पढ़ते थे। तो वही है, P नॉट लेना है, एयर का प्रेशर। एयर कितना प्रेशर लगा रहा है तेरे ऊपर अभी, 1 इंटू 10 पे पावर 5। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताया है 1.01। P का वैल्यू लिख 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल हो गया, जो बुक में दिया हुआ है। डेंसिटी कितना लेना है, 1.293 केजी पर मीटर क्यूब। देखो हम सब अपने एसआई यूनिट्स में ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, सुन, अब क्या करेगा, ये जो वैल्यू लिखे हैं इसको यहाँ पे ऐसे करके दिखा दो, ये 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 है और ये 1.293 है, ये दिखा देना। ठीक है, सब समझ गया क्या किया, कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो ये वैल्यू जो निकल के आया इसको लिखो, ये दिस इज इक्वल्स टू 279.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल्स टू 279.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमको 1 मिनट खाली दे दो। देख यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे हेडिंग हम क्या दिलवाए थे, न्यूटन्स एजम्पशन। ठीक है, न्यूटन क्या किए थे देखते जाना। सबसे पहला न्यूटन जो है वो कौन सा मीडियम लिए थे, गैस लिए थे। कौन सा मीडियम लिए, गैस। ठीक है, दूसरा चीज वो मान लिए कि जो यहाँ पे गैस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो मीडियम में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा टी क्या है, 0 है। तो ऐसा चेंज को हम लोग क्या बुलाते हैं, आइसोथर्मल चेंज बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, आइसोथर्मल चेंज। हम लोग को पता था कि V जो होता है वो किसके
किसके बराबर होता है, E बाई रो के। तो यहाँ पे ये यही बोले कि E जो है वो किसके बराबर है, P के बराबर। तो E के जगह वो क्या ले लिए, P बाई रो ले लिए। P का वैल्यू, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू जो होता है P इक्वल टू इतना बताया गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना वो लिख सकता है, या इसके जगह पास्कल लिख सकता है। और डेंसिटी कितना लिया गया, 1.293 kg पर मीटर क्यूब लिया गया। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए, ये वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए। जब पुट किए, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है इतना तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे भैया, तो क्या कर रहे, ये वैल्यू जो आ रहा है किसके बराबर बताया, 279.5 मीटर पर सेकंड। और हम लोग को सबको पता है ये आया थ्योरेटिकल वैल्यू, जब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो वो तो कितना आ रहा है, 330 मीटर पर सेकंड। क्या इसकी जगह तुम ये लिख सकते हो, ठीक है, तुमको एग्जाम में आ रहा 280 मार्क्स और तुम लिख के आ रहे हो पेपर में 330, ठीक है, मार खाएगा कि नहीं खाएगा टीचर से, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, न्यूटन भी मार खाता। तो यहाँ पे उसको क्या किया गया, लैपलेस आके करेक्ट किए, ठीक है, लैपलेस आके क्या किए, करेक्ट किए। लैपलेस क्या किए, चलो देखो, ये आता है एग्जाम में ऐसे ही करके कि न्यूटन असम्पशन बताओ, ज्यादातर तो लैपलेस के बारे में पूछता है। लैपलेस क्या किए, चलो देखो, लैपलेस असम्पशन, लैपलेस आए, ठीक है, वो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए गामा, वो क्या किए, गामा इंट्रोड्यूस किए, क्या किए, गामा। व्हाट इज गामा, पहला बात, वो भी मीडियम क्या लिए भैया, वो क्या मीडियम चेंज कर दिए, नहीं, वो भी मीडियम क्या लिए, गैस। वो आइसोथर्मल की जगह वो टोटल हीट को जीरो माने, पहला तो ये बात है। यहाँ पे आइसोथर्मल चेंज था, यहाँ पे ऐसा चेंज को बुलाते हैं एडियाबेटिक चेंज, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्या है, क्यू को, हीट को क्या चीज से दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, हीट को क्या चीज से दिखाते हैं, क्यू से। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे ये वैल्यू जो है कम आ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात, हमको कुछ कांस्टेंट लाके इसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाए। पाई का वैल्यू भी ऐसे आया था, पाई का वैल्यू भी जो ऐसे निकला था, पढ़ना कभी पाई के बारे में, ठीक है। जब ये गोल सा चीज को कवर करके सीधा निकाला तो इसका वैल्यू बराबर नहीं आ रहा था, तो पाई डिफरेंस आ रहा था, तब जाके वहां से पाई का वैल्यू निकला है। यहाँ पे भी देखो, हमारा वैल्यू को 330 पहुंचाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ेगा। व्हाट इज दैट कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज गामा। गामा क्या है, Cp बाई Cv। C मतलब फिजिक्स में होता है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे C जो है हम हीट से रिलेट कर रहे हैं, क्या है, स्पेसिफिक हीट। पढ़ा ना, स्पेसिफिक हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, या यूनिट मास बुला लो। तो ये जो है C है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट, पूरा लिखना तुम लोग, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ रहा था, 1.4 आ रहा था, कितना आ रहा था वैल्यू, 1.4। अब सेम वही चीज है, सब कुछ वही है, V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये क्या हुआ, E बाई रो की जगह आया क्या, गामा P बाई रो। अब सब चीज सेम है, तब जाके जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आ रहा था, 330 समथिंग, ठीक है, तब जाके ये किसके बराबर आ रहा था, 330 समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा था। अब देखो ये भी मतलब 330 है ना एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, तो ये जो आ रहा था 330.7 मीटर पर सेकंड, चलो टीचर इतना तो मान ही सकता है, 330 तो लगभग बराबर ही हो गया भैया। तो देखो कौन सही है, वैल्यू आ रहा है यही आना चाहिए, ठीक है, तो ये तो इसके से बहुत दूर है, तो यहाँ पे इनका असम्पशन क्या हो गया, गलत। क्या चीज के लिए, बस इस कांस्टेंट के कारण से, ठीक है, गामा। गामा क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तब जाके तुम्हारा ये वैल्यू आया, और इससे तुम्हारा क्या निकला, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, हम लोग अभी किसका बात कर रहे हैं, मीडियम जिसमें गैस लिया गया है, जिसको क्या लिया गया है, तो ये था तेरा न्यूटन का असम्पशन, ये था तेरा लैपलेस का असम्पशन। अगर आज एग्जाम में बस इतना से ही लिखेगा, ठीक है, और तुमको कुछ इधर उधर का काम नहीं है, बस इतना सा लिखो, तुम लोग मार्क्स ले जाओ। समझ में आ गया इतना सा बात, तो ये ध्यान रखना है, ये आता है एग्जाम में। अब इस साल तुम्हारा सिलेबस में इंक्लूड किया है कि नहीं अभी हम देखे नहीं है तुम लोग, लेकिन इतना सा कर लेना, किसी को कोई दिक्कत, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है।
कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो किस पे डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? अभी भी कुछ फैक्टर्स है जो हमको बताना है, उस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब हम तुमको बताएंगे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है सबसे पहला क्या चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो सब बच्चा यहाँ पे देखो, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है हम लोग फिर से किसका बात कर रहे हैं, गैस का। ठीक है, किसका बात कर रहे हैं, गैस। तो टेम्परेचर पे भैया कैसे डिपेंड करता है, तो चलो एक बात बताते हैं तुम लोगों को। तुम लोग पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में लैप्स रेट, क्या होता है लैप्स रेट? एवरी 165 मीटर जो हम लोग ऊपर जाते हैं, हम लोग का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरता है। ये पता है तुम लोग को? लैप्स रेट होता है कि जब टेम्परेचर ऊपर जाते तो टेम्परेचर घटता है, तो ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है, तो साथ में साथ वहां पे क्या हो रहा है, 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, कम। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे क्या कितना वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना बढ़ता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो भैया इसको कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, तो चलो हम तुमको एक फॉर्मूला बताते हैं। क्या, वी नॉट। वी नॉट का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, पक्का, इज इक्वल्स टू, ठीक है, हमको यहाँ पे कर देते फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टी डिग्री। अगर भैया 1 डिग्री पे इतना बढ़ता है तो टी डिग्री पे कितना बढ़ेगा, इंटू टी, इतना ही ना बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्लस इसमें हम क्या कर दिए, 0.61 इंटू टी को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। ये तुम कोई भी टेम्परेचर पे निकालना चाहता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तुम निकाल सकता है। V नॉट क्या हो गया, V नॉट इज दी वेलोसिटी एट 0 डिग्री। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 डिग्री पे 320 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कितने डिग्री पे, हमको बताओ तुम लोग 20 डिग्री पे कितना होगा, 20 डिग्री पे कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे देख, इधर देख 332 मीटर कितना आ गया पर सेकेंड। तो यहाँ पे तुम लोग मेरे को बताओ जल्दी से कि यहाँ पे ये कितना आ गया, 332 मीटर पर 0.2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो तुम लोग को यही चीज बता, ठीक है, यहाँ पे 332.2 मीटर पर। तो तुम लोग एक बात बता, 0 डिग्री पे कितना आ रहा था, 320, और 20 डिग्री पे कितना आ गया, 320। तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड? तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि स्पीड बढ़ने पे तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ने पे या टेम्परेचर बढ़ने पे वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये एक पहला फैक्टर हो गया जिसको हमको तुमको यहाँ पे दिखाना था। अब एक क्वेश्चन और आता है, तो ये नोट कर लो सब बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है, तुम लोग नोट कर सकते हैं। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर पे भी क्वेश्चन आता है, वो क्या है, डेंसिटी। तुम लोग ही बताओ मेरे को, डेंसिटी और वेलोसिटी का क्या रिलेशन बताए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी भी बोर्ड पे पढ़ा हुआ है। तो इस पे भी यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चलो हम तुमको एक चीज बताते हैं। हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं क्या चीज को, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वैल्यू अलग आ जाएगा। अब मेरे को तुम लोग को बताना है कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जबकि दिया हुआ है हाइड्रोजन का डेंसिटी 1, जो भी यूनिट लेना ले लेते, ठीक है, और ऑक्सीजन का ले लेते हम लोग कितना, 16। बताओ मेरे को कितना आएगा भैया, देखिए कैसे करें। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का बोला है ना, तो रिलेशन क्या बताए, रिलेशन बताए 1 बाई अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होल अंडर रूट ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो देखिए भैया क्या आ गया, ये तो नीचे चला गया डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बाय वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है, वो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बाय डेंसिटी ऑफ क्या आ गया, जो याद करो पिस्टन वाले में पढ़े थे। यहाँ पे ये क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो इधर किसका डेंसिटी निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन, मतलब नीचे वाले का, जो भी दे, जो भी गैस दे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उलट जाएगा। तो अब तुमको बस क्या पुट करना बचा, वैल्यूज। तो वैल्यू पुट कर दे, ऑक्सीजन का कितना पुट करेगा, 16, हाइड्रोजन का कितना पुट करेगा, 1 बोला था सर हम लोग को, अंडर रूट कर दीजिए भैया, 16 तो कितना रूट आ गया, 4, और ये 1 तो कितना रेशियो आ गया, 4:1। तो ये सब क्वेश्चन डालता है एग्जाम्स में, ठीक है, तो है कुछ भी नहीं,
रिलेशन भी हो गया और न्यूमेरिकल भी हो गया। तुम्हारा बुक का देखो हम 2 न्यूमेरिकल बता चुके हैं। नीचे एक्सरसाइज खोलेगा तो तुमको ये वाला क्वेश्चन दिख जाएगा, या तुम्हारा नीचे में लिखा हुआ होगा रेड कलर से, ठीक है। तो तुम लोग को वही बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना ये 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का हो गया। हम क्या क्या 2 फैक्टर बताए तुम लोग को, एक डेंसिटी बताए और एक क्या बताए तुम लोग को, वेलोसिटी बताए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, दूसरा फैक्टर क्या बताए, टेम्परेचर बताए। क्या बताए, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और तुम्हारा डेंसिटी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब बचता क्या, एक तो विंड का वेलोसिटी आएगा और एक ह्यूमिडिटी आएगा। तुम लोग एक चीज देखा होगा, हम मान लेते अभी बैठ के यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। अब पीछे से हवा अगर चल रहा है तो तुम लोग का आवाज क्या हो जाएगा, ज्यादा तेज हो जाएगा। कारण क्या है, मेरा आवाज विंड के साथ मूव कर रहा है। लाउड स्पीकर सब देखना लगा रहता है और हवा चल रहा है उस साइड से तो आवाज ज्यादा गूंजता है, ठीक है। गूंजने वाला बात नहीं, ज्यादा दूर तक ट्रेवल करता वाला बात है। दूसरा चीज, अगर अपोजिट आ रहा है, हम बोल रहे इधर से, विंड उधर से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना। चौथा पॉइंट क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं 1 2 3 ऑर्डर है। अब एक लास्ट पॉइंट जो है जिस पे डिपेंड करता वो है ह्यूमिडिटी। वो क्या है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्या हो गया, हीट। तो 0 हो जाता है, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबेटिक चेंज। आगे यहाँ पे एडियाबेटिक वर्ड, तो ये चीज ध्यान रखना, फॉर एन एडियाबेटिक चेंज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे क्या आ गया एडियाबेटिक चेंज के लिए, E इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है, गामा पी के बराबर। वहां पे E किसके बराबर था, P, यहाँ E किसके बराबर आ रहा है, गामा पी। तो देखो वहां पे हम E की जगह यहाँ पे क्या रख दिए थे, गामा पी रख दिए थे। तो तुम लोग वहां लिख सकता अपने बुक में कि E जो है वो किसके बराबर आ गया, गामा। And what is gamma? Gamma is the ratio of speed of sound in, यहाँ देखो कितना वैल्यू बता रहा है गामा का, 1.4 आ रहा है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट, यहाँ देख ले, ये अंडरलाइन कर, गामा इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिख गया तुम लोग को, ठीक है। तो यही पुट करके हम लोग देखो कितना वैल्यू निकाले, 330.7, जो कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लगभग बहुत क्लोज है, बहुत ही क्या है, क्लोज, ठीक है। तो यही बात हम तुम लोग को बताए हैं और कुछ भी नहीं है। अब तुम लोग एक चीज और देखो, यहाँ पे जो फैक्टर्स अभी हम लोग बात किए वो फैक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो बस तुमको यही चीज अंडरलाइन करना है क्या, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सब अपने अपने बुक में अंडरलाइन कर लो, बाद में मत पूछना कि क्या इंपॉर्टेंट है, पहले ही मार्क कर लो। तो यहाँ पे यही बात बताया, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर हो गया सबको ये। तो यहाँ पे यही बात है और कुछ भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है भैया, तो टेम्परेचर के बारे में तुमको बताए, यहाँ लिखो कि 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, बढ़ता है। 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितने राइज से, 1 डिग्री सेल्सियस राइज से, तो इतना बढ़ता है। तो इसी से हम तुम लोग को ये फॉर्मूला निकाल के दिए, देख लो कितना इजी सा चीज है, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं क्या, ह्यूमिडिटी का बात कर रहा है, मैं डेंसिटी का बात कर रहा है। हम लोग ह्यूमिडिटी पे भी पहुंचने वाले हैं, तो डेंसिटी के लिए भी तुम लोग देखो यही वाला क्वेश्चन अभी हम तुम लोग को करवाए। तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है, क्या, सुन लो, एक फॉर्मूला ही बना लो, वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ बी बाय डेंसिटी ऑफ ए। तो ये चीज ध्यान रखना, ए एंड बी आर टू क्या है, गैसेज है, ए एंड बी टू क्या है, यहाँ पे सॉलिड का बात किए थे, अभी तक सब मीडियम में क्या ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं। तो कैल्शियम और अगर कोई भी चीज का निकालने दे देगा तो ये मत लगा देना, तब गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या मान रहे हैं हम लोग, कौन सा चीज का मान रहे हैं, गैस का। तो इसीलिए हाइड्रोजन और क्या लिए थे, ऑक्सीजन, तो दोनों गैस है, तुम लोग भी जानते हैं। तो यही बात है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। तो हम तुमको बताएं कि अगर V और W एक ही तरफ है तो V प्लस क्या हो जाता है, W। V इधर है, W इधर है, तो क्या हो जाएगा, V माइनस W। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, तो ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो आगे क्या बता रहे हैं। इसके बाद आगे अगर देखेगा तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी वाला बात भी है। द स्पीड ऑफ साउंड एयर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो यही बता रहा है कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा,
इंक्रीज कर जाएगा। तो वही सेम बात हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला बात। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हैंस द स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। तो कोई दिक्कत है इस चीज में किसी को? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस इतना सा ध्यान रखना ह्यूमिडिटी से। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगा? तो अगर हम तुमसे पूछें, बताओ मेरे को वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर किसमें ज्यादा होगा? ह्यूमिड एयर। अगर इसमें 320 आता है तो इसमें लगभग 340 मीटर पर सेकेंड आता है। समझ में आ गया? तुम देख लेना तेरे बुक में जो पीछे टेबल दिया हुआ था उसमें ड्राई और ह्यूमिड एयर का अलग अलग आया हुआ है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। अब भैया किस किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता वो बताइए। क्या वेलोसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था? नहीं करता है भैया एकदम भी। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट टॉपिक, वेलोसिटी नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो पहला पॉइंट आता है प्रेशर। पहला पॉइंट क्या आता है? लिखता है द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। इन द फॉर्मूला गामा पी। अब भैया यहाँ पे तो आप फॉर्मूला लिखवाए हो ऐसे करके कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है? हम P के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखाए नहीं थे, हम तो E के प्रोपोर्शनल बताए थे। तो यहाँ लिखता है क्या? When pressure increases, volume decreases. सुनना सा बच्चा, ये कहां से आया? प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, बॉयल अंकल है ना? यहाँ पे बताए थे व्हेन प्रेशर, तो देख लो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? V। व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस बट मास रिमेन्स अनचेंज। क्या अनचेंज रहता है? मास। सो डेंसिटी इंक्रीजेस सच दैट द रेशियो ऑफ यहाँ पे P बाई रो रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे P बाई रो जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब क्या हो रहा है? एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो अगर देखा जाए तो ले दे के बार बार वैल्यू वही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, पी और रो दोनों पे। तो ये चीज ध्यान रखना प्रेशर पे, इसलिए वो कोई इफेक्ट नहीं है पड़ने वाला। किसका? वेलोसिटी ऑफ साउंड का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। देख यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑन ऑफ वेव, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो इस पे भी डिपेंड नहीं ना, वेवलेंथ पे डिपेंड करता ना फ्रीक्वेंसी। तो प्रेशर पे, वेवलेंथ पे, एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता। और हम लोग यहाँ मीडियम किसका ले रहे हैं? गैस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? गैस। अब आता है यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विथ स्पीड ऑफ लाइट। हम लोग ऑलरेडी कंपेयर कर चुके, लेकिन फिर देखो, तो एक तरफ हम लिख देते तुम्हारा क्या? साउंड, और एक तरफ हम लिख देते हैं एयर। तो यहाँ लाइट, ठीक है? तो यहाँ पे हमको बताओ साउंड का स्पीड कितना था एवरेज? 330 मीटर पर सेकेंड, और लाइट का कितना है? 3 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सा बात है कौन ज्यादा है ट्रेवल कर रहा है, देख लो स्पीड से। द लाइट वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है? साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम इज रिक्वायर्ड। क्या इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए? नहीं भैया, स्पेस में भी ट्रेवल करके आ जाता है। स्पीड बता दिए। स्पीड ऑफ लाइट वेव्स डिक्रीजेस। अब यहाँ पे उल्टा चीज है, कहने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा तेज किस में होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट का जो स्पीड होता है वो एयर में होता है, फिर तुम्हारा लिक्विड में होता है, और फिर किस में होता है? सॉलिड में। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे यही बात है। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में तो ये क्लियर रखेगा सब अच्छा। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और हम लोग पढ़े साउंड जो होता है वो कैसा वेव्स होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। कैसा वेव्स होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, यही दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब हम तुमको बताते कंसिक्वेंसेज ऑफ लार्ज डिफरेंस ऑफ साउंड एंड दैट ऑफ लाइटनिंग। तो पहले तो हम तुम लोग को दो और तीसरा पॉइंट बता देते। सिंपल सा चीज यहाँ पे हर पॉइंट का एक ही चीज है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मच मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब हम तुमको एक बात बता रहे जो सब बच्चा सुनना, क्या होता है, हम तुमको यही बता रहे, तुम लोग देखा है बिजली चमकता है, लाइटनिंग होता है, ठीक है? ऐसे करके क्या होता है? क्लाउड है, इलेक्ट्रो। पहली बात तो बिजली कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तुम लोग देखा होगा दो तार को सटाते हैं, दैट इज लाइव वायर, और न्यूट्रल वायर को सटाते तो इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो तुम लोग को उसी तरीके से क्या बताना चाह रहे, जब दो क्लाउड आपस में क्या होता है? फ्रिक्शन से रब करता है, तो एक में पॉजिटिव चार्ज आता है, एक में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? भैया नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बीच में है एयर। एयर इज एन इंसुलेटर। एयर क्या होता है? इंसुलेटर। एयर इंसुलेटर है। तो तुम लोग को क्या, एक बार फिगर बना देते हैं।
अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है ना, बताए थे ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर रहता है। देखो पहले तो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण वो दोनों आपस को में रब करेगा, तो फ्रिक्शन के कारण वहां पे क्या होगा, चार्ज डेवलप करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम लोग पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब नेगेटिव जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। भैया देखिए यहाँ पे एयर है, एयर इज इंसुलेटर। एयर क्या होता है, क्या चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एयर, लेकिन ये जब क्लोज रहता है और अट्रैक्शन बढ़ता है तो ये इंसुलेशन टूट जाता है, इंसुलेशन, जिसके कारण से ये ऐसे ऐसे फ्लो करते, ये पाथ क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, पाथ क्या हो जाता है। और जब ये आयोनाइज्ड हो जाता है तब वहां से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पार्क, थंडर, ठीक है, लाइटिंग, थंडर नहीं, क्या प्रोड्यूस हुआ, लाइटनिंग। अब लाइटनिंग जो है, सीधा सा बात है, यहाँ पे हीट कॉज करेगा। हीट है तो क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम एक्सपेंड्स, एयर का पार्टिकल दूर दूर जाएगा, एयर का पार्टिकल। अब वही पार्टिकल के बीच में डिस्टरबेंस हो गया ना, मैकेनिकल डिस्टरबेंस, तो क्या प्रोड्यूस होगा, लाइटनिंग के साथ थंडर प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया ना चीज। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ये इसका क्या है, मैकेनिज्म। हम तुमको लॉन्गिट्यूडनल वेव समझाए थे, तो आज यहाँ पे उसका ही काम पड़ रहा है कि यहाँ पे लाइटिंग प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण से एयर का बीच का पार्टिकल इंसुलेशन टूट गया है, जिसके कारण से पार्टिकल जो है वो दूर दूर भागेगा। पार्टिकल दूर दूर भागेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, रेरिफ्रैक्शन कंप्रेशन रीजन बनेगा, और उसके कारण से क्या प्रोड्यूस होता है, थंडर प्रोड्यूस होता है। उसके कारण से क्या प्रोड्यूस होता है, वो अलग बात है कि लाइटनिंग जो है पहले दिखाई देता है, क्योंकि भैया लाइटनिंग जो होता है उसका स्पीड ज्यादा होता है साउंड से, तो ये कारण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम तुमको ये बताए कि थंडर कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम तुमको यही चीज बताए। उससे पहले ये बताए कि लाइटिंग कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बहुत बार क्या होता है कि यही चीज जो है तुम्हारे माथा के ऊपर भी गिर सकता है, किस्मत खराब है तो, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, कभी खुला खेत में अगर घूम रहे हो तो क्या करना चाहिए, जमीन से एकदम लेट जाना चाहिए। बिजली गिर भी जाएगा तो तुम्हारा बॉडी से क्या हो जाएगा, जमीन में चला जाएगा और अर्थ हो जाएगा, अर्थिंग हो गया तो तुमको बिजली लगने से क्या हो सकता है, बच जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है कि बिजली कहाँ गिरेगा हम लोकेट कर सकते हैं। ये कोई नहीं बता सकता है कि बिजली यहाँ पे। ऐसा ऐसा इंसान इंसिडेंट्स भी है, ठीक है।